तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें घटा दी हैं। सोचिए जैसे सरकार ने अपना बड़ा सा गुल्लक खोला और कहा भाई अब उधार लेना सस्ता पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। मतलब पहले 5 रुपए लगते थे तो शायद अब 4.5 रुपए। और जाहिर है इस खबर से बाजारों में काफी हलचल है। बिल्कुल, ये इस हफ्ते की शायद सबसे बड़ी आर्थिक खबर है। देखिए, जब अमेरिका में ब्याज दरें बदलती हैं तो उसका असर तो पूरी दुनिया महसूस करती है। हाँ वो तो है। डॉलर ग्लोबल करेंसी है और अमेरिकी अर्थव्यवस्था खैर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक, तो सस्ता कर्ज मतलब अर्थव्यवस्था को एक तरह का बूस्ट मिलने की उम्मीद जगती है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास 18 सितंबर 2025 की एक बाजार विश्लेषण रिपोर्ट है और हम ये देखेंगे कि फेड के इस कदम का खासकर भारतीय बाजार पर क्या असर पड़ रहा है। और आगे क्या हो सकता है। हाँ, हमारा मकसद यही है कि इस विश्लेषण के जरिए ये समझा जाए कि इस 0.25% की कटौती के असल मायने क्या हैं। भारत के बाजारों ने इस पर फौरन क्या प्रतिक्रिया दी। हाँ, आने वाले दिनों में किन चीजों पर नजर रखनी है। और हाँ, ये रिपोर्ट कुछ संभावित रणनीतियां भी सुझा रही हैं, उन पर भी बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हुआ क्या है। तो अमेरिकी फेडरल रिजर्व जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है, जिसे हम समझने के लिए अर्थव्यवस्था का ट्रैफिक पुलिस कह सकते हैं ना, उसने अपनी मुख्य ब्याज दर 0.25% कम कर दी है। बिल्कुल। तो अब कंपनी और लोगों के लिए डॉलर में उधार लेना मतलब थोड़ा सस्ता हो गया है। और इसका असर लगभग फौरन दिखा। दुनिया भर के शेयर बाजारों में एक तेजी सी आई। अच्छा। देखिए, ये एक सामान्य प्रतिक्रिया है। जब पैसा सस्ता होता है तो कंपनियां क्या सोचती हैं? निवेश बढ़ाने का, विस्तार करने का। हाँ बिल्कुल। और निवेशक भी, वो भी शेयर बाजार जैसी थोड़ी जोखिम वाली संपत्तियों में पैसा लगाने के लिए ज्यादा इच्छुक हो जाते हैं। सही बात है। अच्छा, भारत के लिहाज से देखें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे लिए तो कई पॉजिटिव संकेत उभरे हैं। हाँ, कई हैं। पहला, उन भारतीय कंपनियों के लिए अच्छी खबर है जो अमेरिका को सामान बेचती हैं, जैसे अपनी आईटी कंपनियां या टेक्सटाइल वाले। हाँ, निर्यातक। हाँ, निर्यातक। उन्हें अपने सामान के या तो बेहतर दाम मिल सकते हैं या उनकी मांग बढ़ सकती है। और दूसरा बड़ा फायदा विदेशी निवेश का। देखिए, जब अमेरिका में ब्याज दरें कम होती हैं तो विदेशी निवेशक, जिन्हें हम FIIs कहते हैं, FIIs, हाँ, वो ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए भारत जैसे मतलब उभरते हुए और संभावनापूर्ण बाजारों का रुख करते हैं। रिपोर्ट ने इसे मजेदार तरीके से कहा है, जैसे अमीर रिश्तेदार तोहफे लेकर आ रहे हों। हाँ, ये अच्छा है। और हमारी अपनी करेंसी रुपया, उसका क्या हुआ? रिपोर्ट क्या कहती है? रुपया मजबूत हुआ। रिपोर्ट बताती है कि डॉलर के मुकाबले ये 88 से सुधरकर 87.82 पर आ गया। अच्छा। मतलब अब $1 खरीदने के लिए हमें थोड़े कम रुपए देने होंगे। और हाँ, वो गिफ्ट निफ्टी जो सिंगापुर में ट्रेड होता है और हमारे बाजार खुलने से पहले एक अंदाजा देता है। हाँ, एक तरह का इंडिकेटर। हाँ बिल्कुल, सुबह का अलार्म क्लॉक जैसा। वो भी सुबह 25,510 पर था, यानी पिछले दिन के बंद भाव से करीब 180 पॉइंट ऊपर। बाप रे! ये तो मतलब बाजार खुलने से पहले ही अच्छी शुरुआत का पक्का संकेत था। इन सभी बातों को अगर जोड़कर देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। वैश्विक स्तर पर जब पैसा सस्ता होता है तो उसका फ्लो, उसका प्रवाह भारत जैसे विकासशील देशों की तरफ बढ़ता है। इससे रुपया मजबूत होता है और विदेशी निवेश आने की उम्मीद भी बढ़ती है। और गिफ्ट निफ्टी को ऊपर होना दिखाता है कि सुबह बाजार खुलने से पहले ही निवेशकों का मूड, सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव था। तो आज सुबह मतलब 18 सितंबर को बाजार खुलने को लेकर क्या उम्मीदें थी? रिपोर्ट के प्री मार्केट आंकड़े क्या कह रहे थे? ऐसा लग रहा था कि बाजार एकदम रॉकेट की तरह ऊपर खुलेगा। हाँ, उम्मीदें तो बहुत ऊंची थी। निफ्टी 50 के लिए अनुमान था कि ये 25,500 से 25,530 के बीच खुलेगा, जबकि कल ये 25,330 पर बंद हुआ था, यानी करीब 200 पॉइंट ऊपर। बिल्कुल। इसी तरह बैंक निफ्टी, जो बैंकिंग शेयरों का इंडेक्स है, उसके 55,800 के आसपास खुलने की उम्मीद थी। कल वो 55,493 पर बंद हुआ था। वाह! और सेंसेक्स उसके 83,100 के करीब खुलने का अनुमान था, जो कल 82,694 पर बंद हुआ था। ये तो बहुत बड़ी बढ़त के संकेत थे। बिल्कुल, जैसे कोई वीडियो गेम ऊंचे लेवल से शुरू कर रहे हो। तो अगर पिछले 24 घंटों को देखें तो क्या मुख्य बातें रहीं? रिपोर्ट तो कह रही है कि भाई अच्छी खबरों की झड़ी लगी रही। हाँ, रिपोर्ट ने उसे एक गुड न्यूज बुलेटिन जैसा ही बताया है। अमेरिकी फेड का रेट कट, ये तो सबसे बड़ी खबर थी ही। सबसे बड़ी खबर। फिर भारतीय सूचकांकों में मजबूती, रुपए का सुधरना, और एक खास बात जिस पर ध्यान देना चाहिए, बैंक निफ्टी का लगातार 11वें दिन बढ़त के साथ बंद होना। 11 दिन लगातार?
अरे वाह, ये तो किसी रिकॉर्ड जैसा लगता है, जैसे कोई क्रिकेट टीम लगातार मैच जीत रही हो। हाँ बिल्कुल, एक जबरदस्त स्ट्रीक है ये। हाँ। और रिपोर्ट में आईटी कंपनियों के लिए भी अच्छी खबर बताई गई है। डॉलर की कमजोरी से उनके रुपए में होने वाली कमाई बढ़ सकती है। हाँ, ये उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन जैसा बाजार में हमेशा होता है, हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं ना। हाँ बिल्कुल। रिपोर्ट ने कुछ चिंताजनक बातों का भी जिक्र किया है। उन्हें आसमान में हल्के बादल कहा गया है। अच्छा, क्या है वो? सबसे पहली बात, विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs ने कल मतलब 17 सितंबर को करीब 989 करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे। अरे, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली नहीं है। एक तरफ फेड रेट कट जैसी बड़ी अच्छी खबर, रुपया मजबूत, बाजार में इतनी तेजी की उम्मीद, और दूसरी तरफ FII पैसे निकाल रहे हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, हो सकता है कि ये सिर्फ मुनाफा वसूली हो, क्योंकि बाजार पिछले कुछ दिनों से लगातार चढ़ रहा था। 11 दिन की तेजी बैंक निफ्टी में देखी हमने। हाँ, ये हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ बड़े निवेशक वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए थोड़ी सावधानी बरत रहे हों, कुछ पैसे टेबल से हटा रहे हों। इसके अलावा रिपोर्ट चीन की अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार का भी जिक्र करती है। वहां जो औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर आई वो उम्मीद से कम रही, 5.2% आई, जबकि 5.8% का अनुमान था। और चीन का असर तो पूरी दुनिया पर पड़ता है। बिल्कुल, चीन की अर्थव्यवस्था का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, खासकर कमोडिटीज वगैरह पे। तो FII की बिकवाली और चीन की धीमी ग्रोथ, ये दो चीजें हैं जिन पर नजर रखनी होगी, भले माहौल अभी काफी पॉजिटिव लग रहा हो। बिल्कुल सही। अब आगे देखते हैं, अगले 4-5 दिनों में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं जिनके बारे में रिपोर्ट बताती है। हाँ, कुछ सेंट्रल बैंकों की बैठकें लाइनअप हैं। आज ही 18 सितंबर को बैंक ऑफ इंग्लैंड का फैसला आना है। अच्छा। ज्यादातर उम्मीद यही है कि वो अपनी ब्याज दरें 4.0% पर स्थिर रखेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक इसका भारत पर मध्यम असर ही पड़ेगा। ठीक है, और कल 19 सितंबर को बैंक ऑफ जापान की बैठक है। वहां भी दरें 0.5% पर स्थिर रहने की ही उम्मीद है। तो उसका भी मध्यम असर? हाँ, रिपोर्ट कहती है मध्यम असर होगा, लेकिन शायद आईटी कंपनियों पर थोड़ा ज्यादा असर दिखे। वो क्यों? देखिए, जापान की मौद्रिक नीति का असर जापानी येन की कीमत पर पड़ता है। अब अगर येन मजबूत होता है या कमजोर होता है तो उन भारतीय आईटी कंपनियों की कमाई पर सीधा असर पड़ता है। अच्छा, ये बात है। हाँ, तो आईटी सेक्टर के निवेशक बैंक ऑफ जापान के फैसले पर करीब से नजर रखेंगे। और सप्ताहांत में चीन से प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़ी कुछ खबरें आ सकती हैं, लेकिन रिपोर्ट कह रही है कि उसका असर भारत पर कम होना चाहिए। हाँ, उम्मीद तो यही है। तो कुल मिलाकर अगले कुछ दिनों में ग्लोबल संकेतों पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा। बिल्कुल, वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से इतनी जुड़ी हुई हैं कि किसी भी बड़े देश की नीति या आर्थिक स्थिति का असर करेंसी रेट, व्यापार और निवेश के जरिए भारत तक पहुंच ही जाता है। अच्छा, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद कई लोगों को इंतजार रहता है। ट्रेडिंग के लिए क्या रणनीति हो सकती है? रिपोर्ट ने निफ्टी के स्तरों के आधार पर एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम सुझाया है। ये बड़ा दिलचस्प लग रहा है। हाँ, ये एक तरीका है थोड़ी मुश्किल जानकारी को आसान बनाने का। तो सबसे पहले हरी बत्ती मतलब खरीद क्षेत्र, ग्रीन लाइट। हाँ, रिपोर्ट का सुझाव है कि अगर निफ्टी 25,450 से 25,480 के दायरे में आता है तो ये खरीदारी का अच्छा मौका हो सकता है। क्यों? क्योंकि रुझान ऊपर की तरफ है और ये गिरावट पर खरीदने का मतलब बाय ऑन डिप्स का अवसर हो सकता है। ओके। और इस खरीदारी का लक्ष्य क्या बताया गया है? रिपोर्ट में 25,600 या 25,670 के स्तरों का जिक्र है और स्टॉप लॉस यानी नुकसान रोकने का लेवल। रिपोर्ट कहती है कि अगर निफ्टी 25,400 से नीचे फिसल जाता है तो अपनी पोजीशन से निकल जाना बेहतर हो सकता है। ठीक है, हरी बत्ती हो गई। अब पीली बत्ती। पीली बत्ती यानी सावधान रहें या मुनाफा वसूलें। रिपोर्ट के अनुसार अगर निफ्टी 25,580 से 25,620 के बीच पहुंचता है तो ये एक ऐसा एरिया है जहां बाजार को थोड़ी रुकावट, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, मिल सकती है। हाँ, रेजिस्टेंस जोन। हाँ, तो यहाँ या तो थोड़ा मुनाफा बुक करने के बारे में सोच सकते हैं या फिर इंतजार कर सकते हैं कि क्या बाजार इस लेवल को पार कर पाता है, मतलब ब्रेकआउट का इंतजार। समझ गई। और आखिर में लाल बत्ती यानी बचें या बेचें, यहाँ क्या खास बात है? रिपोर्ट यहाँ एक खास स्थिति का जिक्र करती है। अगर बाजार बहुत बड़े गैप अप के साथ खुलता है, मान लीजिए 250 पॉइंट से भी ज्यादा ऊपर, बाप रे, हाँ, तो शुरुआत में बेचने का दबाव आ सकता है और बाजार थोड़ा नीचे आ सकता है। रिपोर्ट ने इसके लिए वो आइसक्रीम वाली उपमा दी थी, जैसे बहुत महंगी आइसक्रीम खरीदने के बजाय दाम कम होने का इंतजार करना। हाँ, सही है।
यहाँ ये समझना जरूरी है कि इस ट्रैफिक लाइट सिस्टम के पीछे लॉजिक क्या है। विश्लेषण ये मानकर चल रहा है कि बाजार का मुख्य रुझान अभी ऊपर की तरफ है, अप ट्रेंड में है। ठीक। इसलिए रणनीति है गिरावट पर खरीदें, हरी बत्ती, रुकावट के पास मुनाफा लें, पीली बत्ती, और बहुत ज्यादा शुरुआती उछाल पर सावधान रहें, क्योंकि वहां से थोड़ी गिरावट पुल बैक आ सकता है। लेकिन मैं फिर से ये जोर देना चाहूंगा कि ये रिपोर्ट का विश्लेषण है, निवेश की सीधी सलाह नहीं। और बाजार तो हमेशा अप्रत्याशित हो सकता है। बिल्कुल, ये बात तो गांठ बांध देनी चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं अलग अलग सेक्टरों की। रिपोर्ट ने उन्हें स्कूल के रिपोर्ट कार्ड की तरह पेश किया है। ये मजेदार है। हाँ, समझाने का अच्छा तरीका है। तो सबसे पहले गोल्ड स्टार पाने वाले छात्र यानी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले सेक्टर कौन से हैं? रिपोर्ट के मुताबिक ये हैं आईटी और बैंक। आईटी सेक्टर के लिए पॉजिटिव बात क्या है? डॉलर का कमजोर होना, इससे उनकी रुपए में आय बढ़ेगी। हाँ। और बैंकों के लिए कम ब्याज दरें अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि इससे लोन की मांग बढ़ सकती है और उनके मुनाफे में मार्जिन में सुधार हो सकता है। तो इनके लिए रिपोर्ट क्या कह रही है? खरीदें? इनके लिए रिपोर्ट का सुझाव है आईटी में खरीदें और बैंकों में चुनिंदा स्टॉक चुनें, मतलब सिलेक्टिव रहें। ओके, फिर आते हैं अच्छे छात्र यानी जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें कौन शामिल हैं? इसमें ऑटो और फार्मा सेक्टर का नाम है। ऑटो सेक्टर को त्योहारी सीजन और सस्ते लोन की उम्मीद से फायदा मिल सकता है। हाँ, फेस्टिवल सीजन आ रहा है। बिल्कुल। और फार्मा सेक्टर को भी डॉलर की कमजोरी से निर्यात में मदद मिल सकती है। इनके लिए रिपोर्ट की सलाह है गिरावट आने पर खरीदें, यानी बाय ऑन डिप्स। ठीक है। इसके बाद है औसत छात्र जिनका प्रदर्शन बस ठीक ठाक है। इसमें रोजमर्रा के इस्तेमाल का सामान बनाने वाली कंपनियां यानी एफएमसीजी सेक्टर शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार इनकी बिक्री शायद थोड़ी धीमी है या फिर लागत का दबाव है इन पर। अच्छा। तो इनके लिए सुझाव है अभी इंतजार करें और देखें, वेट एंड वॉच। और अंत में वो सेक्टर जिन्हें सुधार की जरूरत है, मतलब जिनसे सावधान रहने को कहा गया है। ये हैं स्टील और मेटल सेक्टर। इनकी मुख्य चिंता चीन से जुड़ी है। वहां स्टील की मांग कमजोर बनी हुई है। चीन फैक्टर फिर से। हाँ, इसलिए रिपोर्ट की सलाह है या तो इन सेक्टरों से बचें या अगर पोजीशन है तो बेचने पर विचार करें। ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे एक ग्लोबल घटना जैसे फेड का फैसला और फिर घरेलू कारक मिलकर अलग अलग सेक्टरों को कितनी अलग अलग तरह से प्रभावित कर रहे हैं। निश्चित रूप से सेक्टर का प्रदर्शन हमेशा कई चीजों का मिश्रण होता है। वैश्विक मौद्रिक नीति, करेंसी की चाल, घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति, सरकारी नीतियां, त्योहार और यहां तक कि मौसम भी। सही बात है। और फिर से ये याद दिलाना जरूरी है कि यह केवल उस विशेष विश्लेषण रिपोर्ट का आकलन है। वास्तविक परिणाम अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब उन बातों पर ध्यान देते हैं जो इस पॉजिटिव माहौल में भी चिंता का कारण बन सकती हैं। जोखिम कारक, या जैसा रिपोर्ट उन्हें कहती है, खतरे के बादल। हाँ, जोखिमों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पहला और सबसे साफ जोखिम है मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग। हाँ, जिसकी बात हमने की थी। बिल्कुल, जैसे हमने बैंक निफ्टी की बात की। लगातार 11 दिनों की तेजी के बाद कुछ निवेशक तो अपना मुनाफा सुरक्षित करना चाहेंगे ही। रिपोर्ट इसे कहती है पार्टी थोड़ी धीमी पड़ सकती है। अच्छा, दूसरा जोखिम? FIIs की बिकवाली, जिसकी हमने पहले चर्चा की। रिपोर्ट की वो मजेदार उपमा याद है? अमीर रिश्तेदार तोहफे लाने के बजाय शेयर बेच रहे हैं। हाँ। ये सेंटिमेंट को थोड़ा कमजोर कर सकता है अगर FIIs लगातार बेचते रहे तो। तीसरा जोखिम है ऊंचा मूल्यांकन, हाई वैल्यूएशंस। हो सकता है कि लगातार तेजी के बाद कुछ शेयर्स या शायद पूरा बाजार ही अपनी वाजिब कीमत से ज्यादा महंगे हो गए हों। मतलब बाजार महंगा हो गया है। हाँ, ये एक चिंता हो सकती है। महंगे बाजार में गिरावट का खतरा हमेशा ज्यादा रहता है। और क्या जोखिम बताए गए हैं? रिपोर्ट जापान की मौद्रिक नीति से किसी अप्रत्याशित घोषणा के जोखिम का भी जिक्र करती है। अगर बैंक ऑफ जापान कुछ ऐसा कर दे जिसकी उम्मीद ना हो तो उसका असर येन पर और फिर भारतीय IT पर पड़ सकता है। ओके। और आखिर में चीन की अर्थव्यवस्था का पूरी तरह पटरी पर न लौटना। रिपोर्ट के शब्दों में चीन की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। तो ये सारे खतरे के बादल हैं। हाँ, इन सभी जोखिमों का मतलब ये नहीं कि बाजार गिरेगा ही, लेकिन ये हमें याद दिलाते हैं कि बाजार कभी भी सीधी रेखा में ऊपर नहीं जाता। ये कारक मौजूदा उत्साह को ठंडा कर सकते हैं और बाजार में उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी ला सकते हैं। FII की बिकवाली और ऊंचे मूल्यांकन जैसे बिंदु निवेशकों को थोड़ा सतर्क रहने का संकेत देते हैं। तो इन सब अच्छी और बुरी बातों को मिला के रिपोर्ट बाजार का नजरिया कैसा बता रही है? उन्होंने इसे मौसम के पूर्वानुमान की तरह पेश किया था।
हाँ, वो दिलचस्प था। छोटी अवधि के लिए यानी आज से अगले 2-3 दिन रिपोर्ट का पूर्वानुमान है धूप खिली रहेगी। पिकनिक का मौसम। हाँ, कह सकते हैं। मतलब फेड के फैसले का सकारात्मक असर जारी रह सकता है और निफ्टी 25,600 से 25,670 के स्तरों को छूने की कोशिश कर सकता है। लेकिन अगले हफ्ते के लिए नजरिया थोड़ा बदला हुआ है, हल्के बादल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगले हफ्ते कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। साथ ही कंपनियों के तिमाही नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, रिजल्ट सीजन। हाँ, वो बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। रिपोर्ट की सलाह है मौसम अच्छा है पर छाता साथ रखना समझदारी होगी। मतलब थोड़ी सावधानी बरतें। समझ गई। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट का सार ये है कि फेड रेट कट ने छोटी अवधि के लिए बाजार में जोश भरा है, लेकिन मध्यम अवधि में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। मुख्य सुझाव क्या है? 25,600 के आसपास कुछ मुनाफा बुक करने पर विचार करें। 25,300 के स्तर को एक अहम सपोर्ट, एक सेफ्टी लाइन माने और फिलहाल आईटी और बैंकिंग सेक्टर पर ज्यादा ध्यान दें। तो संक्षेप में कहें तो फेड के फैसले से उत्साह जरूर है, भारत पर असर सकारात्मक दिख रहा है, आईटी और बैंक पसंदीदा सेक्टर लग रहे हैं। ट्रेडिंग के लिए वो ट्रैफिक लाइट सिस्टम एक दिलचस्प नजरिया देता है, लेकिन एफआईआई की बिकवाली और महंगे मूल्यांकन जैसे बादलों पर भी नजर रखनी होगी। रिपोर्ट ने बाजार के उतार चढ़ाव के लिए वो सीसॉ वाली उपमा भी दी थी, कभी ऊपर कभी नीचे। बिल्कुल, और ये सीसॉ वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। बाजार की प्रकृति ही ऐसी है, ऊपर नीचे होता रहता है। जरूरी ये है कि निवेशक अपनी जोखिम क्षमता और अपने लक्ष्यों के अनुसार फैसले लें। तो आज हमने फेडरल रिजर्व के रेट कट और भारतीय बाजार पर इसके असर को लेकर इस विश्लेषण रिपोर्ट की मुख्य बातों पर चर्चा की। हमने देखा कि कैसे एक वैश्विक घटना यहाँ के बाजारों, करेंसी और विभिन्न सेक्टरों को प्रभावित कर रही है। हाँ, और जैसा कि रिपोर्ट में भी संकेत दिया गया है, माहौल पॉजिटिव है, लेकिन उसके बावजूद कुछ चेतावनी संकेत जैसे एफआईआई बिकवाली और मूल्यांकन वो भी मौजूद हैं, उन पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल, और इसी बात से जुड़ा एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। ये जो मौजूदा तेजी और उत्साह भरा माहौल है, इसमें एफआईआई के बिकवाली और ऊंचे मूल्यांकन जैसे जो चेतावनी संकेत मिल रहे हैं, उन्हें अपने निवेश निर्णय लेते समय कितनी अहमियत देनी चाहिए? ये वास्तव में सोचने वाला प्रश्न है। इसका कोई सीधा जवाब नहीं है। हर निवेशक को अपनी समझ और अपनी रणनीति के हिसाब से इसका जवाब खोजना होगा। और ये याद दिला दें कि हमारी आज की पूरी चर्चा 18 सितंबर 2025 की एक बाजार विश्लेषण रिपोर्ट पर आधारित थी। हमेशा की तरह कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले खुद अपनी रिसर्च जरूर करें और सोच समझकर फैसला लें। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोजाना मार्केट एनालिसिस और ट्रेडिंग सेटअप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली ट्रेडिंग सेशन में।